गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशोक कुमार अटाला केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको दो चैप्टर क्लियर करवा दिए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया था सॉल्यूशन और एक मैंने आपको पढ़ा दिया था डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दो चैप्टर मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब हम बात करेंगे नए लेसन के बारे में, दैट इज वो है मेरे पास लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे बेटा वो डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। लेसन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 9 का नाम है दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 9 का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कितने नंबर का क्वेश्चन है? इसके अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, समझ में आपको आएगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो सुनना समझना मेरी बात को, क्या होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ में आएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, देखिए एक मेरे पास एक यौगिक है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं उप सह संयोजक यौगिक। इसे हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो होता है, इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। तो लेसन नंबर 9 4 नंबर का पार्ट है। पार्ट का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसको हिंदी में कहा जाता है उप सहसंयोजक यौगिक। ओके, क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या करना है, ये सबसे पहले मेरे पास होता है योगात्मक यौगिक। ठीक है, टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है योगात्मक यौगिक। वो जो एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बेटा योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक योगात्मक यौगिक का मतलब होता है जब सरल अनुपात में, ठीक है, योगात्मक यौगिकों की बात हो रही है। क्या होते हैं योगात्मक यौगिक? जब दो सरल आणविक अनुपात में, ऐसे कर देते हैं, सरल आणविक अनुपात में, जब दो या दो से अधिक यौगिक सरल आणविक अनुपात में संयोग करते हैं तो योगात्मक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक यौगिक सरल आणविक अनुपात में संयोग करते हैं तो योगात्मक यौगिकों का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिखा KCl, एक मैंने लिख दिया MgCl2, एक मैंने लिख दिया 6s2। ठीक है, इनने मिलकर के यौगिक बनाया KCl MgCl2.6s2। ये एक योगात्मक यौगिक है क्योंकि इसमें सरल आणविक अनुपात में संयोग कर रहे हैं। यौगिक है वो आणविक अनुपात में एक दूसरे के साथ संयोग कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? इसलिए इसे कहा जाएगा क्या बेटा? इसलिए इसे कहेंगे क्या? योगात्मक यौगिक। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक और यौगिक आता है, जैसे मैंने लिखा 4KCl। ठीक है, 4KCl प्लस मैंने लिख दिया FeCN2। 4KCl प्लस FeCN2, इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो एक तो हो जाएगा K4, एक हो जाएगा Fe, एक हो जाएगा CN6, K4FeCN6 बन जाएगा। ये भी मेरे पास क्या है? योगात्मक यौगिक है। तो योगात्मक यौगिकों की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हैं कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, तो सीधा सीधा हमको लिखना पड़ेगा योगात्मक यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक यौगिक सरल आणविक अनुपात में संयोग करके करते हैं तो योगात्मक यौगिकों का निर्माण होता। हम लिख सकते हैं जब दो या दो से अधिक यौगिक सरल आणविक अनुपात में संयोग करते हैं
तो योगात्मक यौगिकों का निर्माण होता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। योगात्मक यौगिक क्या होता है? योगात्मक यौगिकों का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक यौगिक सरल आणविक अनुपात में संयोग करते हैं तो योगात्मक यौगिकों का निर्माण करते हैं। योगात्मक यौगिकों को अंग्रेजी में बेटा कहते हैं एडिशन कंपाउंड। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है एडिशन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिक एक सरल आणविक अनुपात में संयोग करते हैं तो योगात्मक यौगिकों का निर्माण करते हैं। योगात्मक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे मेरे पास एक KCl है और ये MgCl है, MgCl2 है, ये 6s2, इनको मैंने मिलाया तो KCl MgCl2 6s2 बनेगा। एक मेरे पास क्या बनेगा K4KCl और FeCN2, तो मैंने इसको मिलाया तो मेरे पास बन गया K4FeCN। योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब बेटा अगर हम बात करते हैं कि योगात्मक यौगिक जो होते हैं वो योगात्मक यौगिक होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो मेरे पास आएंगे द्वित लवण, एक तो मेरे पास क्या आएंगे द्वित लवण। ठीक है, और एक मेरे पास क्या आएंगे संकुल यौगिक। ठीक है, तो योगात्मक यौगिक भी कितने प्रकार के हो गए? योगात्मक यौगिक हमारे पास दो प्रकार के हो गए। पहला जो होगा उसे कहेंगे द्वित लवण और दूसरा जो मेरे पास आएगा वो कौन सा आएगा? संकुल यौगिक। द्वित लवण को बेटा अंग्रेजी में कहते हैं डबल साल्ट, DOUBLE, डबल साल्ट। इसे क्या कहेंगे? डबल साल्ट। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई हमारी, एक डबल साल्ट हो गया और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। एक योगात्मक यौगिक हुआ, एक मेरे पास क्या हुआ? संकुल यौगिक हुआ। तो दो तरह के यौगिक हमारे पास हो गए। एक जो यौगिक होता है उस यौगिक को हम कह देते हैं योगात्मक यौगिक और दूसरा जो यौगिक होता है उसे हम कह देते हैं संकुल। ठीक है, अब इनके अलग से स्टडी करते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरे पास आएगा द्वित लवण। ध्यान से सुनना, द्वित लवण। द्वित लवण को हम अंग्रेजी में कहते हैं डबल साल्ट। डबल साल्ट। एक मेरे पास क्या आएगा? संकुल यौगिक। ठीक है, एक मेरे पास आएगा संकुल यौगिक, एक मेरे पास आएगा डबल साल्ट और एक मेरे पास क्या आएगा? संकुल यौगिक। दो तरह के कंपाउंड्स मेरे पास है, एक हुआ द्वित लवण, एक मेरे पास क्या? संकुल यौगिक। डबल साल्ट और संकुल यौगिक। संकुल यौगिक को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा KCl प्लस मैंने लिखा MgCl2 और मैंने लिखा प्लस 6s2। KCl MgCl2 6s2, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मेरे पास बन जाएगा KCl, ये MgCl2 और ये डॉट 6h2 ये बनेगा। इस यौगिक को कहते हैं बेटा कैरेनेलाइट। क्या कहते हैं इसे? कैरेनेलाइट। इस यौगिक को नाम दिया जाता है कैरेनेलाइट। ओके, ऐसे मेरे पास है K2SO4। ठीक है, Al2SO4 का होल्ड प्लस 24H2 प्लस 24H2। तो इस यौगिक को क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 इसे नाम दिया जाता है। इसका नाम है पोटाश एटम। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं जी पोटाश एटम, पोटाश फिटकरी। ठीक है, पोटाश एटम, पोटाश फिटकरी। ठीक है, एक मेरे पास जो कंपाउंड आता है वो मेरे पास आता है FeSO4 प्लस NH4 का फेरस FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6s2। ठीक है, ये जब मिलता है तो ये मेरे पास क्या बनेगा? ये मेरे पास बनेगा K2SO, ये मेरे पास बनेगा FeSO4 और ये आ जाएगा मेरे पास NH4 का होल ट्वाइस और ये SO4 और ये डॉट 6s2 ये बनेगा। इस यौगिक को मैंने कह दिया मोहर लवण। मोहर लवण कहते हैं।
ठीक है, इसे FAS भी कहते हैं। FAS का मतलब होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। FAS और FAS का मतलब होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये आपको बात थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि दिक लवण के मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं, मैंने क्या लिखे हैं। दिक लवण का पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है KCl MgCl2 + 6H2O। KCl MgCl2 + 6H2O, इसको नाम दिया मैंने कैरेनेलाइट। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस + 24H2O, है ना। तो ये क्या बनाएगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। इसे कहते हैं पोटाश एलम, इसे कहेंगे पोटाश। ठीक है, और उसके बाद में मेरे पास है FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो ये मेरे पास बन गया FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। इसे कहते हैं मोहर लवण, मोहर लवण कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, दिक लवण होते हैं। ठीक है, ये डबल साल्ट तो मतलब ये एक तरीके से योगात्मक यौगिक तो है ही, और योगात्मक यौगिक होने के साथ साथ यह एक कौन सा यौगिक है, ये दिक लवण भी। ठीक है, एक और टाइप्स के यौगिकों की मैं बात करता हूँ। ये मेरे पास है 4KCl, ठीक है, प्लस मेरे पास है FeCl2। 4KCl प्लस FeCl2, तो मेरे पास क्या बन गया, ये यौगिक बना Fe और ये Cl6। ठीक है, ये यौगिक मेरे पास बन गया। हाँ, ऐसे देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है CuSO4, ठीक है, और मेरे पास क्या 4NH3 है, 4NH3 है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, Cu और ये NH3 और ये 4 बार और ये SO, ये यौगिक बन गया। ठीक है, इस तरह के यौगिकों को कहते हैं संकुल। ठीक है, तो दो तरह के यौगिक हमारे पास हो गया, एक हो गया दिक लवण और एक मेरे पास क्या हो गया, संकुल यौगिक। एग्जाम में आपसे पूछेगा दिक लवण किसे कहते हैं, सीधा से लिखोगे दो या दो से अधिक अणु, दो या दो से अधिक अणु आपस में संयोग करके दिक लवणों का निर्माण करते हैं। दिक लवणों का एग्जाम्पल क्या लिखोगे, पहला एग्जाम्पल लिखोगे कैरेनेलाइट, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे पोटाश एलम, तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे मोहर लवण। इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। इसे फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से भी जाना। इसी तरह हमारे पास संकुल यौगिकों की अगर हम बात करते हैं, तो संकुल यौगिक पहला हमारे पास आएगा 4KCl, 4KCl प्लस FeCl2। तो ये मेरे पास बन गया K4FeCl6। 4KCl प्लस FeCl2, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, K4FeCl6। और ये मेरे पास क्या है, CuSO4, 4 NH3 अमोनिया के अणु से जब जुड़ते हैं तो ये मेरे पास बनता है CuNH3 4 टाइम SO। ये भी एक डबल साल्ट है, ये भी क्या है, एक डबल साल्ट नहीं, सॉरी कॉम्प्लेक्स साइड है। तो अब मैं कहूँ ये एक एडिशन यौगिक है, योगात्मक यौगिक है, बिल्कुल ये भी एक योगात्मक यौगिक है। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होंगे, पहला कौन सा होगा, दिक लवण, दूसरा होगा संकुल। दिक लवण, ये दिक लवण है और वो संकुल यौगिक। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब सुनो, दिक लवण की कुछ खास बातें हैं। अब सपोज करो ये मेरे पास एक दिक लवण है, इस दिक लवण को मैंने कहेंगे बीकर के अंदर लिया, और बीकर के अंदर लेने के बाद मैंने कहेंगे इसको डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व कर लिया। डिसॉल्व करने का मतलब है मैंने इसको घोल लिया, मैंने इसको डिसॉल्व कर लिया। डिसॉल्व करने का मतलब है मैंने इसको घोल। अगर मैं इसको घोल रहा हूँ, घोलने के बाद अगर मैं आयनों पर इसका टेस्ट करता हूँ, इसका जो आयनों का टेस्ट करेंगे तो ये K+ का परीक्षण देगा, पोटेशियम का परीक्षण देगा, ये Mg+2 का परीक्षण देगा, और ये Cl- का परीक्षण देगा। ठीक है, कैरेनेलाइट को अगर जल में घोला जाता है तो जल में घोलने के बाद ये 3 आयनों का परीक्षण देता है। कहने का मतलब एक K+ का परीक्षण देगा, एक Mg+2 का परीक्षण देगा और एक Cl- का परीक्षण देगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। तो मैं अगर एक बात आपको बताना चाहूँ कि ये जो हमारे पास दिक लवण होते हैं, इन दिक लवणों का जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन होता है। जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि दिक लवण जो होते हैं, उन दिक लवणों का जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन होता। दिक लवणों का जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। दिक लवण जो होते हैं, उन दिक लवणों का जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन होता। एक और बात लिख सकते हैं, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन होता है, इसके बाद में ये सभी व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं, सभी व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं। इससे क्या मतलब है, सभी व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा वो इसका परीक्षण देगा, K+ का परीक्षण देगा, Cl- का परीक्षण देगा, Mg+2 का परीक्षण देगा,
Cl माइनस का परीक्षण देगा, मतलब ये सभी व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देगा। ऐसे ही मेरे पास एक पोटाश उत्तरी है। अब देखो सपोज करो ये पोटाश उत्तरी है, अगर इस पोटाश उत्तरी को मैं घोलता हूं तो ये भी सभी व्यक्तिगत आयनों में ये इसका पूर्ण रूप से आयन हो जाएगा, इसका भी पूर्ण आयन होगा। ये किसका परीक्षण देगा? ये K+ का परीक्षण देगा, इसका परीक्षण देगा, SO4- का परीक्षण देगा, इसका 4 परीक्षण देगा, Al+ का परीक्षण देगा। तो टोटल परीक्षण किसने दिए अपने? 3। तो ये भी क्या होता है? पूर्ण रूप से आयनित होता है। तो हम यहाँ एक बात सीख रहे हैं, जो आपको सीखने को मिली वो ये सीखने को मिली कि दिक् लवण होते हैं, उन दिक् लवण का जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है। दिक् लवण जो होते हैं उन दिक् लवणों का जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है, और दिक् लवण जो होते हैं वो सभी व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारे डबल साल्ट्स की। तो डबल साल्ट के आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? 2 या 2 से अधिक अणुओं के संयोग से जिन लवणों का निर्माण होता है उन्हें दिक् लवण कहते हैं। दिक् लवण जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं और ये सभी व्यक्तिगत आयनों का परीक्षण देते हैं। जलीय ये जो दिक् लवण होते हैं ये ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, परंतु जलीय विलयन में ये अपना अस्तित्व खो देते हैं। ऐसा आपको दिक् लवणों के बारे में सीखना। अब दिक् लवणों के बाद में आपको जो सीखना है वो संकुल आयन के बारे में। ठीक है, संकुल यौगिक क्या होते हैं वो अब आप सीखेंगे। देखिए, अब मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज K4FeCN6। K4FeCN6 की अगर मैं बात करता हूं कि K4FeCN6, तो इसका अगर मैं विभाजन करूंगा तो आपको पता है पोटेशियम पर प्लस चार्ज आता है। पोटेशियम पर प्लस चार्ज आता है। अगर पोटेशियम पर प्लस चार्ज आता है तो पोटेशियम है कितने? 4 पॉजिटिव चार्ज हो गए। 4 पॉजिटिव चार्ज हो गए तो उनको अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो इसको लिखना पड़ेगा FeCN6 4-। ठीक है, पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसको क्या लिखना पड़ेगा? FeCN6 4। ऐसा आपको लिखना। ठीक है, अब अपन इसकी देखते हैं कि ये क्या है। ये जो होता है इसे कहते हैं संकुल आयन। ये जो होता है इस यौगिक को कहा जाता है बेटा संकुल आयन। अब ये क्या होता है, कैसे कैसे क्या करते हैं वो देखिए। ये मेरे पास है FeCN6 है, FeCN6 है, ये 4- है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर Fe है, यहाँ पर क्या है? Fe है, तो Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यहाँ पर Fe है, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आर्गन आएगा। आर्गन का मतलब कितना होगा? 18। आर्गन का मतलब कितना होगा? इसका 18 होगा। 18 और 2 20, और 20 और ये 6 कितने हो गए? 26। 18 और 2 20 और 20 और 6 मेरे पास कितने हो गए? 26। ठीक है, अब यहाँ पर पता है इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? +2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे Fe+2 करेंगे तो ये हो जाएगा आर्गन मतलब 18 और 26। अब यहाँ पर 4s0 हो जाएगा। अब देखिए डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? डी के अंदर है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसे कहा जाता है 3D, और इसे यहाँ पर जो है ये है 4s है, खाली है। और s के आगे क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। तो ये तो 3D कक्षक हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। अब आप क्या देखो, अब आप इसमें ये देखिए कि यहाँ पर Cn है। अब यहाँ पर अगर Cn है तो ये प्रबल क्षेत्र का लिगैंड है, दुर्बल क्षेत्र का लिगैंड है, प्रबल क्षेत्र का लिगैंड है। तो युग्मन करेंगे इलेक्ट्रॉनों का, तो आप उनका युग्मन कीजिएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है, युग्मन करोगे तो 2 पेयर बन जाएंगे। अब देखिए 1 2 और ये 3 और ये 4 5 और ये 6 है। अब इनमें मतलब Cn अपना लोन पेयर दे सकता है, दे सकता है। कैसे दे सकता है? सारी बातें बाकी हैं। अब देखिए Cn ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, Cn-1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 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 इसके हो गए। हो गया। अगर आप इसमें बेटा आप समीकरण निकालोगे तो इसका समीकरण कौन सा आएगा? इसका समीकरण यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा D2sp3। तो समीकरण हो जाएगा D2sp3। और आपको पता है जब D2sp3 समीकरण होता है तो इसकी ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है? वो होती है अष्टफलकीय। इसकी
इसकी ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, अष्ट, ठीक है। सर्कल हो जाएगा बी प्लस की ज्योमेट्री हो जाएगी अष्ट बनती है। अब आप इसकी ज्योमेट्री बनाओ। अगर आप इसकी ज्योमेट्री बनाओगे तो ये आपके पास क्या आएगा कि, ठीक है, और इसके साथ में 1 2 3 4 एक ऊपर है एक नीचे। यहाँ पर क्या आएगा, Cn माइनस, यहाँ पर आएगा Cn माइनस, यहाँ पर आएगा Cn माइनस, ये Cn माइनस, ये Cn माइनस और ये Cn माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह की संरचना बनेगी। ये जो बना है इसे कहते हैं संकुल आयन। क्या कहते हैं इसे, संकुल, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, इसे संकुल आयन कहते हैं। अब देखिए सर, इसको अगर आप देखोगे तो इसको आप देखते हो तो देखने के बाद इसको K प्लस का परीक्षण देना चाहिए, देना चाहिए। इसको है ना सर F प्लस Q का परीक्षण देना चाहिए और इसको Cn माइनस का परीक्षण देना चाहिए। मतलब इसे 3 परीक्षण देने चाहिए। K4Fe को 3 परीक्षण देने चाहिए। ये हमारे पास K4Fe है, इसको 3 परीक्षण देने चाहिए, लेकिन K4Fe 3 परीक्षण नहीं देता है। यह केवल 2 ही परीक्षण देता है। एक परीक्षण ये इसका देता है और एक परीक्षण ये इसका देता है। कितने परीक्षण देता है, ये 2। अगर ये 2 परीक्षण देता है तो इसका मतलब इसका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता, इसका पूर्ण रूप से या पूर्ण आयनन नहीं होता, इसका पूर्ण आयनन नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है कि K4Fe है, इस K4Fe का पूर्ण आयनन नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं आपको अब अगर उपसहसंयोजन यौगिकों की परिभाषा अगर बताता हूं कि उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें एक संकुल आयन पाया जाता है तथा जिनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता या जिनका आंशिक आयनन होता है, या जिनका आंशिक आयनन होता है या आंशिक वियोजन होता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब अपनी जो ये आधे घंटे की क्लास है, इस आधे घंटे की क्लास में आप सिर्फ ये बात सीख गए उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया। उपसहसंयोजक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें एक संकुल आयन पाया जाता है तथा जिनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अगली बात समझ में, ऐसे यौगिक जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयन नहीं होता तथा जिनमें एक संकुल आयन पाया जाता है, ऐसे यौगिकों को उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता। तो मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई। पहली मैंने आपको पढ़ाया योगात्मक यौगिक, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया द्विप्लवण, तीसरा मैंने आपको पढ़ा दिया संकुल। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, इतनी बातें आपको कंफर्म हो जानी चाहिए।